नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में अम्ल, क्षारक और लवण का पढ़ रहे थे, जिसमें अम्ल और क्षारक का बेसिक मैंने पढ़ाया था अलग अलग साइंटिस्टों के हिसाब से भी। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार और क्षारक के प्रकार। एक चीज़ और बताना मैं चाहता हूँ, ब्रांस्टेड तथा लोरी का जो सिद्धांत हमने दिया था अम्ल और क्षार का, तो ब्रांस्टेड तथा लोरी ने कहा कि जो प्रोटॉन त्याग करता है वो अम्ल होता है, जो ग्रहण करता है वो क्षार होता है। लेकिन उन्होंने एक बात और बताया था जो कि परीक्षा में आ सकता है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल मतलब कंजुगेटेड एसिड। इसका अंग्रेजी क्या होता है? कंजुगेटेड एसिड, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया, ब्रांस्टेड तथा लोरी ने बताया कि अब देखिए, अम्ल कौन, संयुग्मी अम्ल कौन होगा? क्षार संयुग्मी अम्ल होता है। कैसे होता है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बता देता हूँ कि कोई भी क्षार, या फिर ये लिख देता हूँ कि एक क्षार, ठीक है ना, एक क्षार, एक क्षार का मतलब कोई भी क्षार, ठीक है मेरे भाई। एक क्षार जो प्रोटॉन प्राप्त करता हो, क्या मैंने क्या बताया? एक क्षार जो प्रोटॉन ग्रहण करता हो या प्राप्त करता हो, प्रोटॉन ग्रहण करता हो, ध्यान से समझिएगा, ग्रहण करता हो, उसे क्या कहते हैं? तो संयुग्मी अम्ल कहलाता है। मैंने क्या बताया? करता हो, वो क्या कहलाएगा? संयुग्मी अम्ल। बस इतना आप समझिएगा, क्योंकि संयुग्मी अम्ल में लिखवा रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये NH3 क्या है? तो आप कहेंगे क्षार है सर। और कौन सा क्षार है? लुईस क्षार। तो क्षार तो क्षार। अच्छा, अब आप बताइए, यह एक प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन ग्रहण करता है? यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगर ये प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+, क्लियर है, ग्रहण कर लिया तो क्या बनता है? NH4+ बनता है कि नहीं बनता है? तो अभी ये जो बना है, तो ये क्या है मेरे दोस्त? तो आपको पता है कि सर ये क्षार है, ठीक है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ है? NH4+, यह क्षार एक H+ आयन मतलब प्रोटॉन को ग्रहण किया है, बन गया अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन जो बना है, यही क्या है? संयुग्मी अम्ल है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये संयुग्मी अम्ल है। क्लियर है? यह बात भी किसने बताई? तो यह बात भी ब्रांस्टेड लोरी ने बताया, ठीक है ना, ब्रांस्टेड तथा लोरी ने बताया, याद रखिएगा। क्लियर है? संयुग्मी अम्ल क्या है, संयुग्मी क्षार क्या है, वो आपको इससे पता चलेगा। प्रश्न कैसे बनेगा मैं वो भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। जैसे एक और लेता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको पता है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे लुईस अम्ल, लुईस क्षार, तो ये जल क्या होता है? तो लुईस क्षार होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता होती है। अच्छा, इसने एक H+ आयन ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया बताइए? तो आप कहेंगे हाइड्रोनियम आयन बन गया, H3O+। ये हाइड्रोनियम आयन क्या होगा? हमने बताया कि यह जो है ये क्षार है। तो ऐसा क्षार जो प्रोटॉन ग्रहण करता हो, वो क्या कहलाएगा? संयुग्मी अम्ल कहलाता है। इसका मतलब जो H3O+ है, हाइड्रोनियम आयन है, ये क्या है दोस्तों? तो आप कहेंगे संयुग्मी अम्ल है, कंजुगेटेड एसिड। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आपको मैं संयुग्मी क्षार पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा देता हूँ? संयुग्मी क्षार। अब बताइएगा, उल्टा है इसमें सीधे। जो संयुग्मी अम्ल है वो क्षार से बनता है। कोई भी क्षार प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा तो संयुग्मी अम्ल देगा, ठीक है ना। अब जब संयुग्मी क्षार हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब कंजुगेटेड बेस, ठीक है ना। अच्छा, ये जब संयुग्मी क्षार पढ़ेंगे, इसका मतलब ये जो क्षार है तो क्या ग्रहण करेगा? अम्ल होगा। कोई भी एक अम्ल, एक अम्ल जो क्या करता, वहाँ पर आपको पता है कि प्रोटॉन ग्रहण कर रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा? जो प्रोटॉन त्यागता हो, बात समझ में आया? जो प्रोटॉन त्याग करता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे संयुग्मी क्षार। क्लियर है?
उसको संयुग्मी क्षार कहेंगे। मैं नहीं लिख रहा हूँ कि उसे संयुग्मी क्षार कहते हैं, इसी में हेडिंग में लिखा हूँ तो आप समझ जाइएगा। क्लियर है। अच्छा, कैसे प्रोटॉन ग्रहण करेगा भाई, चलिए मैं एक प्रोटॉन त्याग करेगा भाई कैसे, एक कोई भी अम्ल लेना है, कोई भी अम्ल बोलिए आप, एक एग्जाम्पल HCl, ये एक अम्ल है। क्लियर है ना। चलिए तो HCl, यहाँ पर मैंने एरो लगाया, Cl माइनस और H प्लस, चाहे H प्लस प्लस Cl माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप बताइएगा ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है। अच्छा, इसने किसका त्याग किया, इस प्रोटॉन का त्याग किया। किसका त्याग किया, प्रोटॉन का। तो ये जो बचा है ये क्या है, हमारा संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार। बात समझ में आया। मैं तो एक्सप्लेन किया था, लेकिन संयुग्मी क्षार संयुग्मी अम्ल नहीं ना किया था। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल क्या है, H2SO4। ठीक है। अच्छा, ये क्या है H2SO4, तो आप कहेंगे सर अम्ल है। क्या है, अम्ल है। एक प्रोटॉन अगर त्याग दिया मेरे भाई तो क्या बचेगा, H, 2 H में से एक H निकाल दिया, मतलब एक प्रोटॉन निकाल दिया, तो HSO4 एक माइनस होगा। एक H निकालेगा मतलब एक प्रोटॉन निकालेगा तो एक माइनस, 2 प्रोटॉन निकालेगा तो 2 माइनस, तो प्लस H प्लस आयन। अब बताइए आप ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो अम्ल है। अच्छा, जब ये अम्ल है तो ये जो HSO4 पे -1 है तो ये क्या है, आप कहें संयुग्मी क्षार। क्या है, संयुग्मी क्षार। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अगर अब मैं कह दूं एक एग्जांपल कि HNO3 है मेरे दोस्त, ये अम्ल है, तो संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो कहेंगे सर ये H वाला एक H हटा देंगे, NO3 एक हटा तो एक माइनस, ये हो जाएगा NO3 पे -1, ये संयुग्मी क्षार हो जाएगा किसका, HNO3 का। बात समझ में आया। अब एक प्रश्न बनाता हूँ, जब संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार समझ में आपको आ गया तो मैं अम्लों के प्रकार क्षारकों के प्रकार पढ़ाऊंगा। एक प्रश्न बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, क्लियर है। मैं एक प्रश्न बनाता हूँ, दे दिया HSO4 पे -1 का संयुग्मी क्षार है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HSO4 पे माइनस, ऑप्शन सी को मैं लिखता हूँ SO4 पे माइनस, और ऑप्शन डी SO4 पे -2। अब आपको बताना है कि इसका संयुग्मी क्षार क्या है। तो आप कहेंगे कि ये HSO4 पे -1 खुद एक संयुग्मी क्षार है, वो भी किसका, कहेंगे H2SO4 का संयुग्मी क्षार HSO4 होता है। क्यों, क्योंकि H2SO4 एक प्रोटॉन का त्याग कर देता है, इसमें कोई डाउट। लेकिन पूछा किसका है, HSO4 का, HSO4 पे -1, तो यह भी एक अभी भी प्रोटॉन त्यागने की क्षमता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेगा SO4, एक माइनस पहले से था, जब ये एक हाइड्रोजन त्याग देगा तो एक माइनस और आ जाएगा H प्लस। तो मतलब HSO4 का जो संयुग्मी क्षार है वो है SO4 -2 माइनस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल को जब भी देखना है तो H की संख्या को देखना है। अगर H की संख्या बढ़ रही है दोस्तों तो वो हो जाएगा संयुग्मी अम्ल, और H की संख्या अगर घट रही है दोस्तों तो वो हो जाएगा संयुग्मी क्षार। क्लियर है। मतलब यह हुआ कि अम्ल से क्षार बन रहा है, संयुग्मी क्षार बन रहा है, और यहीं पर क्षार है तो संयुग्मी अम्ल बन रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो नोट्स बनाइए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, फिर भी न समझ में आए तो कमेंट कीजिए। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अम्ल के प्रकार। तो एक बात और चीज़ सीख लीजिएगा, अम्ल और क्षार किसे कहते हैं,
तो यहाँ पर नोट बना के आपको लिख लेना है कि जो मेरे भाई धातु का ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब समझते हैं ना, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो आप कहेंगे कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, तो हम क्षारीय बोलेंगे उसको या क्षार बोलेंगे। और जब हम बात करते हैं कि अधातु का, किसका? अधातु का, अधातु का ऑक्साइड, तो अधातु का ऑक्साइड सदैव क्या होता है? तो आप कहेंगे कि अम्ल होता है। क्या बोलेंगे मेरे भाई? अम्लीय होता है, चाहे अम्ल होता है। अब एक एग्जाम्पल मैं कह दूं, CO2 की प्रकृति कैसी है? प्रश्न अगर दे दे कि CO2 की प्रकृति कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो C है, कार्बन जो है ये अधातु है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब कार्बन का ऑक्साइड बना है। तो जब कार्बन का ऑक्साइड है मतलब अधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। तो आप कहेंगे कि यह अम्लीय प्रकृति का है। अगर मैंने यही बोल दिया कि Na2O नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या है, तो आप कहेंगे कि यह तो क्षारीय प्रकृति का है। कोई बोलेगा क्यों? तो कहेंगे आप क्योंकि धातु का ऑक्साइड है। धातु का ऑक्साइड क्या है? क्षारीय होता है। क्लियर हो गया? प्रश्न आया हुआ है इससे, इसलिए मैंने आपको यह पढ़ा दिया। जब मैं MCQ कराऊंगा ना तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अम्लों के प्रकार और क्षारकों के प्रकार। देखिए, हम लोग बात अगर करेंगे अम्ल के प्रकार, तो अम्ल के प्रकार अगर प्रबलता के हिसाब से करें, तो प्रबलता के हिसाब से करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तो प्रबल अम्ल होते हैं और एक दुर्बल अम्ल होते हैं। एक क्या होते हैं? प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है ना? अब ये क्या होता है इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि परिभाषा से भी प्रश्न पूछ सकता है। परिभाषा क्या होता है? ये कहता है कि वे अम्ल जिनके H+ आयन आसानी से वियोजित हो जाते हैं, अधिक मात्रा में वियोजित होते हैं, वह प्रबल अम्ल होता है। वे अम्ल जिनके, मैंने ऑक्सीजन बोला कि हाइड्रोजन, कंफ्यूज हो गया मैं, हाइड्रोजन की बात मैंने कही है, ठीक है ना, क्योंकि अम्ल का मतलब हाइड्रोजन, मतलब वे अम्ल जिनके हाइड्रोजन आसानी से वियोजित हो जाते हैं, अधिक मात्रा में वियोजित होते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जिनके H+ आयन बहुत कम मात्रा में वियोजित होते हैं, उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है और वो जरूरी है। जैसे आपको ये दिखाई देगा HCl एक प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, ठीक है। आपको अगर दिख गया H2SO4 यह प्रबल अम्ल है, ठीक है। आपको HI दिख गया, HBr दिख गया, ये सब प्रबल अम्ल है। इसके अलावा परक्लोरिक एसिड होता है, वो अगर है आपको दिख जाए तो वो समझ लीजिए कि परक्लोरिक एसिड को H3PClO4 होता है, HClO4। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। HClO4 ये परक्लोरिक एसिड है। ये सब क्या है आपके लिए? यह प्रबल अम्ल हैं, शक्तिशाली अम्ल हैं, ठीक है ना। दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो HCN, ठीक है, COOH फार्मिक एसिड, जहाँ पर ये आपको दिख जाए, ये एक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH दिख जाए, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है ना। फार्मिक एसिड की बात करें तो HCHO, ये सब क्या हैं? HCOOH, ये सब है आपके दुर्बल अम्ल। मतलब ये आसानी से इनके हाइड्रोजन वियोजित नहीं होते हैं, जबकि ये प्रबल अम्ल के वियोजित हो जाते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल ये याद रखिएगा। इसी तरीके से क्षार के भी दो प्रकार होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक है ना। तो अभी अम्ल में एक और प्रकार मैं बता देता हूँ। अम्ल ऑक्सीजन के हिसाब से, देखिए अम्ल के और दो प्रकार हैं। कौन से प्रकार हो सकते हैं? ये हमारा अम्ल हो गया, तो इनके दो प्रकार और हो सकते हैं। प्रबलता के हिसाब से प्रबल और दुर्बल कर दिए हम, तो एक और हो सकता है, एक होता है हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल मतलब जिसमें
हाइड्रोजन हो, और एक होता है ऑक्सी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के अलावा कौन सा हो भैया, तो ऑक्सीजन हो। जैसे अभी मैंने कहा HClO4, ये क्या है, ऑक्सी अम्ल है। मैं कह दूं H2SO4, देखिए H के अलावा O है कि नहीं है। अगर मैं कह दूं HNO3, देखिए H के अलावा O है ना, तो ये है ऑक्सी अम्ल। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कह दूं आपसे हाइड्रा अम्ल क्या है, तो जिसमें केवल हाइड्रोजन है HCl, ये क्या है, हाइड्रा अम्ल है। HBr हाइड्रा अम्ल है। HI ये क्या है, अम्ल है। HCN ये क्या है, हाइड्रा अम्ल है। क्लियर है, कोई दिक्कत। मुझे लगता है कि आपको यह अम्ल से संबंधित प्रश्न आ गए होंगे समझ में। जब मैं इसका कराऊंगा आपको, तो आप बेहद ही आसानी तरीके से आराम से MCQ कर लेंगे। क्लियर है। अब मैं ऐसे ही क्षारक के भी बारे में बता दूं, तो क्षारक भी जो आपको दिखेंगे या क्षार जो दिखेंगे मेरे भाई, तो ये भी एक दिखेंगे प्रबल अम्ल, प्रबलता के हिसाब से प्रबल और दुर्बल, ठीक है ना। तो अब देखिए जो फर्स्ट ए ग्रुप का है NaOH हुआ, KOH हुआ, ये सब आपको प्रबल क्षार दिखेंगे। ये कौन से क्षार दिखेंगे, प्रबल क्षार दिखेंगे। लेकिन जैसे मतलब पहले और दूसरे ग्रुप का जो क्षार बनेगा, याद रखिएगा फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए का, वो प्रबल क्षार होंगे। NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अगर मैं MgOH ट्वाइस की बात करूं, MgOH ट्वाइस की बात करूं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसकी, ये सब क्या है, हमारा प्रबल क्षारक हैं। अब मैं अगर दुर्बल की बात करूं, तो ये हो गया हमारा AlOH थ्राइस, ये क्या है, दुर्बल क्षारक है। ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, दुर्बल क्षारक है। क्लियर है। अब इसका भी परिभाषा वही है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं, वो प्रबल क्षारक होते हैं। और जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं और उसमें थोड़ा बहुत OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो हम उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अम्लों का क्रिया, क्षारों का क्रिया, ये पढ़ा देता हूँ आपको। चलिए, अच्छा, अम्ल का क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि अम्ल है हमारे पास, क्या है, अम्ल अगर धातु के साथ क्रिया करता है तो आपको क्या मिलेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अम्ल चाहे जैसा भी, उसमें हाइड्रोजन तो होता ही होता है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर हम धातु ले लेते हैं, धातु से क्रिया, किसकी क्रिया करा रहे हैं, अम्ल की, ठीक है ना। मैं अम्ल की भी बात करूंगा और क्षार की भी बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अम्ल, और कोई भी अम्ल की क्रिया मैं धातु से करा रहा हूँ, कोई भी धातु हो, तो क्या बनेगा, एक बात दिमाग में रखिएगा कि हमेशा सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। जल लिख दिया, H2O बनेगा हमेशा। क्लियर है। मैं इसको जल लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। H2O मैं एक इक्वेशन में लिख दूंगा, ठीक है। ये मैं जल लिख दिया। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी एक अम्ल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये जल अगर हमारे पास ऑक्सी अम्ल है तो जल बनेगा, नहीं तो सॉल्ट तो बनना पक्का है। क्लियर है। मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या है मेरे भाई, जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो, हाँ, और एक अधातु और हो, तो उसमें जल बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो, जैसे कि ये, चलिए हम कर देते हैं HCl, ठीक है ना। ये तो ऑक्सी नहीं, हाइड्रा अम्ल है, लेकिन हम धातु से क्रिया करा देते हैं सोडियम से, तो आपको पता है कि यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया हूँ। सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, तो यहाँ पर जो मुक्त होगा H2 मुक्त होगा। मतलब जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, या तो जल बनेगा मेरे भाई, या तो H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। लेकिन याद रखिए कि जो प्रमुख उत्पाद है, आपसे जो सवाल पूछेगा इसके पूछेगा, क्या होता है जब अम्ल धातु से क्रिया करता है या धातु अम्ल से क्रिया करता है, तो आपका जवाब होगा लवण, साल्ट। क्लियर है, याद रहेगा, लवण बनेगा।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक बात कह दूं, ज़्यादातर स्थिति में आपको H2 गैस ही मुक्त होगा। क्लियर है। यहाँ पर मैंने जल लिख दिया क्योंकि NCERT में जल का उल्लेख किया है। क्लियर है। अच्छा, अगर यही दोस्त मेरे क्षार की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए ये अम्ल है, मैं लिखा नहीं हूं तो आप समझ जाएगा। अगर ये क्षारक की बात करूं, क्योंकि हमें तो दोनों पढ़ना है ना, धातु से अगर क्रिया क्षार करता है तो क्या होता है, तो भी वही सेम बात होता है कि सॉल्ट ही बनता है। अगर हम क्षार ले लेते हैं NaOH, क्लियर है, हमने क्या कर लिया, NaOH, ये हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे कि क्षारक हो गया। कोई भी हम धातु ले लेते हैं, अब धातु क्या ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रबल क्षारक है, ठीक है ना, और किसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जो क्षारक होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनको धातु वाले पात्र में नहीं रखना चाहिए। इसमें समस्या क्या आ जाएगी कि ये तो हटाकर फिर से क्षार ही बना देगा उसके विलयन से KOH, और यहाँ से जो है Na मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त होगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में पोटेशियम सोडियम के ऊपर है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब क्षार से क्रिया करता है तो भी सॉल्ट ही बनता है, ठीक है। लेकिन आपको ये धातु वाली बात याद होनी चाहिए। कभी ऐसा भी होगा कि जो क्षार होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड से अगर क्रिया करें तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट। जैसे क्षारक ये हो गया, अब कोई अधातु ऑक्साइड हो गया हमारे पास, तो अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो अम्ल और जब क्षार क्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है। आपको यह याद रखना है, जो कि अब जो बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हमको क्या याद रखना है, ये मैं अम्ल लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात बस आपको याद रखना है, क्षारक प्लस अम्ल हमेशा क्या बनेगा, क्षारक और अम्ल जब क्रिया करते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनता है, लवण और जल बनता है, इसमें हमेशा जल बनेगा, ठीक है। तो जो धातु के साथ है, मैं यहाँ पर गैस लिख देता हूँ, हाइड्रोजन गैस। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस यही चीज़ आपको याद कर लेना है। अब इतना ही हमको बताना था कि अम्ल के प्रकार, क्षारक के प्रकार। अब मैं आपको फटाफट साल्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद में इसका मैं करा दूंगा MCQ, फिर pH पढ़ाऊंगा, pH मान, फिर उसका MCQ करा दूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आपको साल्ट पढ़ा दूँ और साल्ट के प्रकार, ठीक है ना, क्योंकि मैंने साल्ट नहीं पढ़ाया है। इसको हम लोग हिंदी में लवण बोलते हैं, इससे प्रश्न आता है ये साल्ट। देखिए साल्ट क्या है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद लवण कहलाता है। पता है ना, हमने क्या लिखा था, हमने कहा था कि एक अम्ल हो गया और एक क्षारक हो गया, इसकी क्रिया होगी तो हमको 100% क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और जल। मुख्य उत्पाद क्या है, ये सॉल्ट है। मुख्य उत्पाद क्या है, सॉल्ट है। अच्छा, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, दोनों की शक्ति को क्या कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं। तो इस जो क्रिया को, मतलब सॉल्ट बनने की क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण या निष्क्रियकरण। सवाल पूछा हुआ है निष्क्रियकरण पर, निष्क्रियकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया या निष्क्रियकरण अभिक्रिया। क्लियर है। जैसे NaOH एक क्षारक हो गया और HCl एक अम्ल हो गया, तो क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा और आपका जल बन जाएगा। ये आपका क्या है, सॉल्ट है, लवण, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, जल। मुख्य उत्पाद क्या है, सॉल्ट। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको। और अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट के प्रकार, और ध्यान से पढ़िएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ध्यान से पढ़िएगा, बार बार क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि
प्रश्न इससे पूछते हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा तरीके का है, तो थोड़ा सा आपको रटना पड़ सकता है, ठीक है ना। जो लवण के जो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉल्ट, लवण के प्रकार, तो उसमें आपको यह ध्यान देना है कि कई तरीके की, एक होता है जैसे कि सामान्य लवण, क्या होता है, सामान्य लवण, एक होता है अम्लीय लवण। अच्छा, ये पहचानेंगे कैसे, है ना। फिर आगे भी पढ़ाऊँगा, क्षारीय लवण है, विद्युत लवण है, संकर लवण है, तो कई तरीके का है। अगर मैं इस तरीके से करूं, ये देखिए पहला मैंने लिख दिया आपके लिए सामान्य सॉल्ट, सामान्य लवण। दूसरा अगर मैं आपके लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय, क्या हो जाएगा, अम्लीय सॉल्ट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिखूंगा पक्का है क्षारीय सॉल्ट, क्षारीय लवण, ठीक है। इसके बाद में क्या लिख सकता हूँ, द्विक लवण, इससे खूब सवाल पूछता है, डबल सॉल्ट इसको बोलते हैं। इसके बाद में संकर लवण होता है, संकर सॉल्ट, और एक होता है जो कि आपको कक्षा 12 में पढ़ना होता है इस समय, उसको बोलते हैं मिश्रित लवण, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, मैं अब एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देता हूँ। देखिए सामान्य लवण क्या होता है कि आप जैसे NaCl देखे हैं, साधारण नमक, ये सामान्य लवण है। मतलब मैं अगर कहना चाहूँ तो किसी अम्लीय अणु से धातु द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्णतः विस्थापन, मैं बना करके आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अम्लीय अणु से धातु क्रिया करता है, क्लियर है, और उससे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो जो उससे सॉल्ट बनता है वो हमारा सामान्य सॉल्ट होता है। एग्जाम्पल देता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल सबका देता हूँ, क्लियर है। सामान्य लवण का पहले देता हूँ, ये हो गया हमारे पास सामान्य लवण। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि कोई भी अम्लीय अणु, कोई भी अम्ल लेता हूँ मैं, HCl ले लिया अम्ल, क्लियर है। इसकी किसी क्रिया किसे कराऊँ, धातु से। अब धातु से जैसे ही क्रिया कराऊंगा तो NaCl बन गया और यहाँ H2 गैस मुक्त हो गया, बोलिए हाँ। तो जहाँ जहाँ H2 गैस मुक्त होगा, अब संतुलित करना नहीं सिखा रहा हूँ, संतुलित करूँगा तो ऐसे संतुलित होगा। अगर यहाँ पर क्या मुक्त हो रहा है, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन। जिस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन मुक्त होता है और उससे प्राप्त जो लवण है उसे हम सामान्य लवण बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, कोई अम्ल लेता हूँ H2SO4 ये है, और कोई धातु ले लेता हूँ, जो भी आप कहें, चलिए Mg ले लेता हूँ, आप Na भी ले सकते हैं, तो क्या होगा, MgSO4 हो जाएगा और यहाँ पर H2 गैस निकल जाएगा। MgSO4 मतलब H को विस्थापित क्यों कर रहा है, क्योंकि धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में H के ऊपर है। पढ़ा चुका हूँ ना, नहीं पढ़े हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला जा करके वीडियो देख लीजिए, MCQ में ही सब पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। अब देखिए आपके लिए ढेर सारा एग्जाम्पल लिखता हूँ। KNO3 ये कैसा लवण है, आप कहेंगे कि सामान्य, क्यों, क्योंकि ये HNO3 से बना हुआ है, KNO3, क्लियर हुआ कि नहीं हो गया, ठीक है। FeSO4 ये कैसा सॉल्ट है, तो कहेंगे कि सर ये भी सामान्य, क्यों, क्योंकि ये H2SO4 से बना हुआ है। दिख रहा है कि नहीं, अपने आप दिख जाएगा। अब यही मैंने कह दिया K2SO4, तो बताइए नहीं बता देंगे आप, निश्चित रूप से बता देंगे। तो आपके लिए इतना काफ़ी है सामान्य लवण का एग्जाम्पल। अब दूसरा क्या था, अम्लीय लवण। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, अम्लीय लवण, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे उसमें मैंने समझा वैसे इसमें भी समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए ये जो लवण बनते हैं, मैं अगर परिभाषित रूप में करूँ तो कैसे समझा सकता हूँ। ये देखिए ये जो लवण बनते हैं, अम्लों के अम्ल जो होता है ये पूर्ण रूप से उदासीन नहीं होता, लेकिन अपूर्ण रूप से उदासीनीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रहा है, मतलब जो धातु होते हैं
या फिर क्षारक होते हैं, वो अगर हाइड्रोजन परमाणु को आंशिक रूप से विस्थापित करे तो समझिए कि उससे जो प्राप्त होगा वो हमारा अम्लीय लवण होगा। और नहीं समझ में आ रहा आता है अम्लीय लवण मेरे परिभाषा से, तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ बस उसमें आपको दिमाग में रखना है। आपको याद रखना है ऐसा सॉल्ट जिसमें H दिखाई दे, क्या दिखाई दे, H दिखाई दे, हाइड्रोजन उपस्थित हो, ठीक है ना, ये मेरा तरीका है, ट्रिक है, याद उपस्थित हो, उसे अम्लीय लवण कहेंगे। अब जैसे ये मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट कह दिया NaHCO3, इसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, इसका मतलब अम्लीय लवण है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, NaHSO4, आप देखिए ना H है ना, अम्ल में H होता है ना, तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, तो यह कौन सा सॉल्ट हो गया, अम्लीय लवण। कोई दिक्कत, ये देखिए NaH2PO4, ये भी आपको दिख रहा है H, इसका मतलब ये भी अम्लीय लवण है, तो पहचान जाएंगे ना, क्लियर है। अच्छा सर हम अम्लीय लवण तो पहचान जाएंगे, क्षारीय लवण कैसे पहचानेंगे, तो बस अम्लीय में H उपस्थित होता है और क्षार में क्या उपस्थित होता है, तो कहेंगे कि OH माइनस उपस्थित होता है, तो बस OH वाला देखना है। तो एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ दूँ तो ये देखिए लिख रहा हूँ Mg, बीच में OH, फिर Cl। अब आप बताइए कौन सा लवण हो गया, तो कहेंगे सर ये तो क्षारीय है, क्यों, क्योंकि OH दिख रहा है, MgOHCl दिख रहा है ना। अगर मैं कह दूँ ZnOHCl तो क्या कहेंगे कि सर ये तो क्षारीय लवण है, क्यों, क्योंकि OH दिख गया। मुझे लगता है कि परिभाषा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आप पकड़ लेंगे। अच्छा अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, द्विक लवण, डबल सॉल्ट, द्विक लवण, ठीक है ना, द्विक लवण डबल सॉल्ट, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपको दो दो सॉल्ट इसमें दिखाई देंगे, दो साधारण जो सामान्य लवण हैं वो एक साथ दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं फिटकरी की बात करूं, बहुत बार पूछता है ना फिटकरी का सूत्र क्या है, तो कहते हैं K2SO4 Al2SO4 थ्राइस। देखिए आप इसमें आप देखेंगे कि K2SO4 एक साधारण है, दूसरा Al2SO4 थ्राइस, दो साधारण है ना, दो साधारण लवण मिलकर के द्विक लवण बने हैं। पूरा अगर सूत्र पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है 24H2O। सवाल में पूछता है कि फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, तो आपका जवाब देना है कि 24 अणु होते हैं। इसका पूरा सूत्र क्या हो गया, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। उम्मीद करता हूँ द्विक लवण भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और दे देता हूँ मोहर लवण, मोहर लवण, देखिए जो जो मुझे याद है मैं कर देता हूँ। किताब मेरे पास नहीं है, मैं PDF डाउनलोड किया हूँ, उसी को स्क्रीनशॉट लेकर के आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। चलिए ये मोहर लवण क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ, आपको पहचान में आना चाहिए। देखिए FeSO4, ठीक है ना, NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। आपने क्या देखा, आपने देखा FeSO4 एक साधारण लवण, NH4 ट्वाइस SO4 दूसरा साधारण लवण, ये दोनों साधारण लवण एक ही में रहते हैं संयुक्त रूप से, और ये हो गया द्विक लवण। दो लवण दिख रहा है तो द्विक लवण, बस ऐसे ही याद रखेगा। मोहर सॉल्ट में कितने जल के अणु होते हैं, तो 6 याद रखिएगा। आपसे पूछ देगा कि कॉपर सल्फेट में कितने जल के अणु होते हैं, सवाल में आया हुआ है तो 5H2O होते हैं, ठीक है ना, बता चुका हूँ, तो ये याद रखना है आपको। जितना बता रहा हूँ उतना याद रखिए, उतना से आपका काम बन जाएगा। अच्छा संकर लवण क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। संकर लवण हाइब्रिड लवण, ठीक है ना, संकर लवण का मतलब हाइब्रिड सॉल्ट, संकर लवण आप समझ लीजिएगा कि हाइब्रिड में बोल रहा हूँ, हाइब्रिड सॉल्ट,
ठीक है। हाइब्रिड सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, इसको पहचानने का तरीका यही है मेरे भाई कि आपको बड़े ब्रैकेट्स में, क्या बड़े ब्रैकेट्स में एक धातु दिखेगा और एक लिगेंड दिखेगा। हो सकता है ना समझ में आए, मैं एक लिखता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट को K4FeCN6। ये है हमारा संकर लवण। पहचान क्या है कि एक बड़े ब्रैकेट में, क्या एक बड़े ब्रैकेट में एक धातु होगा जो डी ग्रुप का ही होगा, डी ब्लॉक का आपको अक्सर दिखेगा, ठीक है ना। और एक लिगेंड होगा जो ब्रैकेट्स में होगा, क्लियर है, छोटे ब्रैकेट्स में, और उसके बाहर भी एक धातु होगा। तो आप पहचान जाएंगे कि संकर लवण। मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना में काफ़ी, क्योंकि ये 12 का है। अब उतना डिटेल में पढ़ाऊँगा तो आप के ऊपर से उड़ने लगेगा। तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ, CuNH3, ठीक है, पे 4, ये देखिए बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, तो कहेंगे कि हो गया, SO4, ठीक है। याद रखिएगा, पहले धातु होगा तो ये ब्रैकेट्स में होगा, जब ये पहले ब्रैकेट्स वाला होगा तो बाद में ऋणात्मक वाला होगा, ठीक है। आपको यही पहचान में आ जाएगा कि अगर बड़े ब्रैकेट में है, ये बड़ा ब्रैकेट में है, ठीक है ना, तो ये समझिएगा कि संकर लवण है। अब लास्ट वाला मैं बता दूं, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण हो सकता है बोरिंग क्लास लग रहा हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दूं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जानते हैं क्या होता है, जो मिश्रित लवण होता है इनमें एक से अधिक क्षारीय या अम्लीय मूलक होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अम्लीय और क्षारीय का मतलब जो मैंने कहा है कि क्षारीय मतलब धनात्मक धनायन, अम्लीय मूलक मतलब ऋणायन, आपको यह दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, बार बार पूछता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, क्या पूछता है, ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिए इसी को हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। ये बहुत बार पूछा, CaOCl2, ये पूरा सूत्र है, लेकिन इसको सही लिखने का तरीका क्या है मैं वो बता देता हूँ। देखिए, आप CaOCl2 एग्जाम में देता है, यही ब्लीचिंग पाउडर का है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, CaOCl, फिर उसके बाद में ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद फिर Cl रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, ये Ca फिर OCl को अलग और Cl को अलग लिखता है, लेकिन कुल मिलाकर CaOCl2 यही है ना, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, सोडियम पोटेशियम सल्फेट SO4, यह भी क्या है आपका, तो आप कहेंगे मिश्रित लवण है। अच्छा, हम कैसे पहचान गए? देखिए, सोडियम क्या है, धनायन है, पोटेशियम क्या है, धनायन है। एक से अधिक धनायन दिख गए कि नहीं दिख गए? एक ऋणायन है, तो यह एक से अधिक धनायन अथवा एक से अधिक ऋणायन दिखे, वो क्या कहलाएगा, मिश्रित लवण। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन माइनस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, एक से अधिक ऋणायन दिख गए कि नहीं दिख गए? तो अब उम्मीद करता हूँ आपको जहाँ पर एक से अधिक ऋणायन दिखेंगे या एक से अधिक धनायन दिखेंगे वो मिश्रित लवण पता चल जाएगा। ब्रैकेट्स में अगर दिखा और ब्रैकेट्स के बाहर दिखा, बड़ा ब्रैकेट्स, कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, तो संकर लवण हो जाएगा। अम्लीय लवण मतलब H दिखना चाहिए, क्षारीय लवण मतलब OH दिखना चाहिए, सामान्य लवण मतलब जो अम्ल क्षार से मिलकर के बने और इसमें जल क्या मुक्त हो भैया, हाइड्रोजन मुक्त हो, वो हमारा सामान्य लवण होगा। अब हमने आपको सब कुछ सिखा दिया है। कुछ सामान्य लवणों के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, सूत्र पूछ सकते हैं, तो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। मैं एक स्पेशल सूत्र का और उसके सूत्र और उसके नाम का वीडियो बना दूंगा, क्लियर है। मुझे लगता है कि मैंने सफलतापूर्वक सभी को ले लिया है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, MCQ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगला वीडियो MCQ का होगा।